मित्रों नमस्कार। हम चरक संहिता को पढ़ रहे हैं। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान को पढ़ रहे हैं। महर्षि चरक ने चिकित्सा स्थान का आरंभ रसायन अध्याय से किया है और उसके बाद में बाजीकरण को बताया है और उसकी उपयोगिता भी हमने बताई है कि सबसे पहले चिकित्सा स्थान में रसायन और बाजीकरण का क्यों वर्णन किया गया, अन्य किसी डिजीज़ का वर्णन क्यों नहीं किया गया। ज्वर का भी कर सकते थे, पांडु का भी कर सकते थे, कुष्ठ का भी कर सकते थे, लेकिन महर्षि चरक ने ऐसा नहीं किया। उसका भी कारण हमने आपको बताया है। रसायन अध्याय के चारों पादों को याद करने का तरीका भी हमने आपको बताया है। आपका आयुर्वेद जो शॉर्टकट है उससे हमने बताया है। टोटल 63 रसायनों का वर्णन हुआ है इन 4 पादों में। और 4 पाद कौन कौन से हैं। और मित्रों इसके पहले भी हमने 2 वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डाले हैं, उनको कृपया देखिए, उनको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उसमें थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि पहले के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो रसायन के 4 पादों के बारे में पढ़ा है हमने। अभियाम्लकीय रसायन पद, इसमें 6 ड्रग हैं। प्राणकामीय रसायन पाद, इसमें 37 ड्रग हैं। कर प्रचितीय रसायन पाद, इसमें 16 थे। आयुर्वेद समुत्थानीय में 4 थे। और फिर ये भी हमने बताया है कि हरितकी या अभिया का वर्णन आम्लकी से पहले महर्षि चरक ने क्यों किया और इसकी व्याख्या भी की गई है। फिर भेषज का पर्याय बताया गया है आपको। भेषज के 9 पर्याय हैं, वो भी आपको याद करा दिया गया था। भेषज के 2 प्रकार हैं। अभेषज, भेषज प्रभाव भेद से कितने प्रकार का होता है वो भी बताया गया है। बाधन, सानुबाधन, अभेषज के प्रकार भी बताए गए हैं। बाधन, सानुबाधन भी आचार्यों ने रसायन का वर्णन कहाँ कहाँ किया है। कुछ आचार्यों ने रसायन का वर्णन चिकित्सा स्थान में किया है, जैसे चरक और सुश्रुत जी ने रसायन का वर्णन चिकित्सा स्थान में किया है, जबकि हमारे वाग्भट और वृद्ध वाग्भट ने रसायन का वर्णन उत्तर तंत्र में किया है। और भाव प्रकाश ने रसायन का वर्णन कहाँ किया है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। चिकित्सा स्थान का 26वां चैप्टर जो सुश्रुत के अनुसार है, उन्होंने सबसे पहले बाजीकरण का वर्णन किया है, फिर उसके बाद रसायन का वर्णन किया है। रसायन के प्रयोग की विधि बता दी गई है। 2 प्रकार से प्रयोग किया था, कुटी प्रवेश का रसायन, वाततापिक रसायन। कुटी प्रवेश का रसायन को भी बताया गया किस दिशा से प्रवेश करना है, कुटी किस प्रकार की होनी चाहिए, कुटी में कब प्रवेश करना है। फिर उसके बाद हरितकी का वर्णन आपको बताया गया है कि हरितकी 5 रस युक्त होती है, उसमें लवण रस नहीं होता है। और आम्लकी हरितकी के बारे में जो कोटेशन उसको भी बताया गया है। वया स्थापना नाम बताया गया है, वया स्थापना पराम हरितकी के लिए आया है, ये सब चीज़ बताया गया है। फिर हरितकी का निषेध बताया गया, हरितकी का प्रयोग किसको नहीं करना चाहिए, हरितकी के सेवन का अयोग्य कौन है वो बताया गया है। फिर सस्यानी का मतलब बताया गया है। चलिए मित्रों, हो गया इतना हम लोग पहले पढ़ रखे हैं। अब हम जो है प्रथम ब्रह्म रसायन को पढ़ेंगे। तो प्रथम ब्रह्म रसायन का वर्णन करते हैं। प्रथम ब्रह्म रसायन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो यही है, पंचानाम पंचमूलानाम भागान 10 फलोन्मितान। क्या हुआ इसका मतलब कि इसमें 5 पंचमूल होती हैं और प्रत्येक पंचमूल जो है वो 10 फल होते हैं। यानी कि एक पंचमूल में 5 ड्रग हुए, 5 मूल हैं, तो वो कितने कितने पड़ेंगे, वो 2-2 फल पड़ेंगे, तभी तो मित्रों 10 होगा। और उसके बाद में इसका सेवन उतना ही करना चाहिए जो हमारे भोजन में अवरोध उत्पन्न न करे। फिर इसके जीर्ण हो जाने के बाद में हमको दूध मिला हुआ साठी का चावल या षष्टिक चावल का प्रयोग करना चाहिए। और ये इसमें क्या कंटेंट मिले होते हैं कभी पूछा नहीं गया है ना, आगे भी पूछा जाएगा। फिर आ जाइए अब यहाँ पे कि इसमें क्या क्या मिलाते हैं। 1000 हरितकी और 3000 आंवले को इसमें मिलाया जाता है। तो इसमें रेशियो पूछ लेते हैं, 1:3 का रेशियो हो गया। और इसमें क्या क्या मिलाते हैं, मिश्री 1100 पल डालते हैं इसमें। तिल का तेल जो है 2 आढ़क डाला जाता है। गौ का घृत जो है वो 3 आढ़क है और मधु जो है इसमें 2.5 आढ़क है। सब पे देखिए अंडरलाइन भी किया गया है। जब औसत पच जाए तो पथ्य में साठी का भात और दूध खाएं।
पहले ही बताया जा चुका है। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। द्वितीय ब्रह्म रसायन में 2 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ब्रह्म रसायन है जिसमें धातुओं की भस्म पड़ी होती है, तो हम क्या बताएंगे? द्वितीय ब्रह्म रसायन। और इसमें कुल कितने आंवलों का प्रयोग होता है? इसमें कुल 2000 आंवलों का प्रयोग होता है। और इसमें 1000 आंवले का चूर्ण बना लेते हैं और 1000 आंवले का स्वरस निकाल लेते हैं। तो जो 1000 आंवलों का हमने चूर्ण बनाया है उसमें 1000 आंवलों से बना हुआ स्वरस की भावना देते हैं। फिर उसमें कुछ ड्रग होते हैं उसको मिला लेते हैं, जो कभी पूछे नहीं आते हैं, तब भी थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। और फिर उसके बाद में इसमें 1000 नागबला की भावना देते हैं। देखिए लिखा हुआ है 1000 पल गंगरेन, ये नागबला से संबंधित है। 1000 पल नागबला के इससे भावना देते हैं। फिर लास्ट में जितना बना हुआ है हमारे पास से मटेरियल, उस मटेरियल का 1/8 धातुओं की भस्म मिलाते हैं। स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म और उत्तम लोहे का चूर्ण, इन पांचों का चूर्ण सभी चूर्ण के अष्टमांश मिलाकर सुरक्षित रख लें। कहने का मतलब यह है कि जो भी मटेरियल हमारा बना है उसके 8वें भाग में हम स्वर्ण भस्म मिलाएंगे, 8वां ही भाग 1/8वां भाग ही लगेंगे रजत भस्म, उतना ही ताम्र भस्म, उतना ही प्रवाल भस्म और उतना ही उत्तम लोह लेंगे। बाद में कुटी प्रवेश का विधि के अनुसार इसका सेवन करते हैं। तो इसका सेवन कैसे करते हैं? कुटी प्रवेश का विधि से इसका सेवन किया जाता है। और इसकी मात्रा कितनी होती है? 1 तोला से शुरू कर आधा आधा पल बढ़ाते जाएंगे। मित्रों, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ब्रह्म रसायन से क्या लाभ हैं। ब्रह्म रसायन के प्रयोग से हमको क्या लाभ होते हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धरणी धर सारस्य वायुना संविक्रमा स भवत चिपम चास्य गात्रे संपदते विषम। और इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति पर्वत के समान दृढ़ या पर्वत का सार लोह उसके समान दृढ़ वायु के समान परिक्रमी होता है। यदि ज्ञात या अज्ञात स्थान में विष का भक्षण कर जाए तो उसके शरीर में विष का प्रभाव नहीं होता है। क्या हुआ इसका मतलब? कि उसका शरीर जो है पर्वत के समान दृढ़ हो जाता है और वह वायु के समान पराक्रमी हो जाता है। और अगर जाने या अनजाने में अगर कहीं विष का भक्षण कर ले तो उसके शरीर पर विष का प्रभाव नहीं होता है। मित्रों, अब हम आते हैं च्यवनप्राश पे। च्यवनप्राश काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते भी हैं, कैसे बनाया जाता है, क्या है। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाएंगी। फालतू की चीज़ें याद करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि च्यवनप्राश कितने आंवले से लेके बनाया जाता है। च्यवनप्राश 500 ताज़े आंवले को लेके बनाया जाता है। और इसमें कौन कौन से कंटेंट पढ़ती हैं? तो अष्टवर्ग की इसमें 5 द्रव्य औषधियाँ पड़ती हैं। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो मित्रों, हम च्यवनप्राश पढ़ रहे हैं। च्यवनप्राश में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो च्यवनप्राश 500 ताज़े आंवले को लेकर बनाया जाता है। च्यवनप्राश में 7 प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं। अच्छा, इसी से क्वेश्चन पुटअप होता है कि 7 प्रक्षेप द्रव्य कौन कौन से हैं। तो चरक ने अष्टवर्ग में 5 औषधियों को डाला है। अष्टवर्ग से चरक ने 5 औषधियों को डाला है। वो कौन कौन सी औषधियाँ हैं? पहले तो जो बड़ी बड़ी वाली औषधियाँ हैं उनको नहीं डाला है, छोटी छोटी औषधियों को डाला है। जैसे काकोली और क्षीर काकोली, एक पेयर है, इसमें से क्षीर काकोली को नहीं डाला है, काकोली को डाला है। रिद्धि वृद्धि, तो इसमें जो है वृद्धि को नहीं डाला है, रिद्धि को डाला है। मेदा महामेदा, तो मेदा को डाला है, महामेदा को नहीं डाला है। और फिर और सी चीज़ें हैं उसको याद कर लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सारंगधर ने अष्टवर्ग में से 7 को डाला है,
केवल वृद्धि को नहीं डाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। भेषज रत्नावली ने अष्टवर्ग के सभी द्रव्यों को डाला है। ये ध्यान रखिएगा कि भेषज रत्नावली में अष्टवर्ग के सभी द्रव्यों को च्यवनप्राश में डाल दिया गया है। अच्छा, गतरस। गतरस पे क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं, और गतरस क्या है इसके बारे में चक्रपाणी जी ने बताया है। चक्रपाणी जी की कोटेशन है कि गतरस जो है, जब कोई भी द्रव्य है वो जब उसका चौथा भाग बचता है, अर्थात चतुर्थांश जब शेष रह जाता है, तो उसको गतरस कहते हैं। मित्रों, अब च्यवनप्राश का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। काश श्वास हरेश, मतलब काश होता है जब सांस फूलती है, तो सब लोग कहते हैं कि बेटा च्यवनप्राश खा लो, तो च्यवनप्राश इसमें यूज होता है। दूसरा, छीड़ छता नाम वृद्धा नाम बाला नाम चांग वर्धनम। छीड़ छता नाम, जो छीड़ हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, छत हो गया है, कहीं कोई चोट लग गई है, या कोई वृद्ध है, बालक है, उनके अंग के वर्धन के लिए इसको च्यवनप्राश का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा, मेधा स्मृति कांति नाम आयुष प्रकर्षा बाल्यमिंद्रियाणाम, मतलब मेधा को भी बढ़ाती है, स्मृति को भी बढ़ाती है, कांति स्किन में चमक आता है, आयु का प्रकर्ष होता है, बल और इंद्रिय जो है वो प्रगाढ़ होती हैं, अच्छी होती हैं। और फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन और है, अस्यम मात्रम प्रयोजते योग पुचाम भोजनाम, मतलब इसकी उतनी ही मात्रा प्रयोग करनी चाहिए जितना जो है भोजन में अवरोध उत्पन्न ना करे। इसी तरह से हम ब्रह्म रसायन में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा पढ़ने वाला वही है जो कंपैरिजन करता चले, तो उसमें ब्रह्म रसायन में जो दिया गया है उसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इति च्यवनप्राशा, इस तरह से च्यवनप्राश के बारे में सब कुछ बता। अब मित्रों आते हैं आम्लक रसायन पे। आम्लक रसायन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह रसायन के प्रथम पाद में पाया जाता है, अभी अम्लीय रसायन पाद में पाया जाता है, वहीं पे इसको बताया गया है। ये 4 प्रकार से इसको आम्लक रसायन को बना सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। पहला कॉम्बिनेशन है आंवला प्लस हरण, दूसरा है आंवला प्लस बहेड़ा, तीसरा है हरण प्लस बहेड़ा, चौथा है आंवला प्लस हरण प्लस बहेड़ा। तीनों चीज़ों को ले लिया गया है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़ इसका जो प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग, चूँकि रसायन है, रसायन के प्रयोग की 2 विधियाँ बताई गई हैं, एक तो कुटी प्रावेश का, दूसरा वातातापिक। तो इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग कुटी प्रावेशिक विधि से करते हैं। और दूसरा चीज़, इसका सेवन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका सेवन करते समय अन्न का सेवन का निषेध है। मतलब क्या है कि जब भी इसका सेवन आप करेंगे तो अन्न का सेवन नहीं करना है, एकदम से वर्जित है। और फिर क्या होगा, अगर भूख लगेगी आपको तो क्या करेंगे आप, अधिक भूख लगने पर दूध का सेवन करना चाहिए, ऐसा चरक जी ने बताया है। और कितनी बार इसका प्रयोग करना चाहिए, इसका प्रयोग अग्निबल के अनुसार 2 बार करते हैं। इस तरह से हम आम्लक रसायन को भी पढ़ लेते हैं। हम आ जाते हैं हरितक्यादि रसायन पे। हरितक्यादि रसायन जाहिर है कि इसमें हरण मिला ही होगा। हरण, आंवला, बहेड़ा, पांचों पंचमूल जो है मिलाते हैं, और कई कंटेंट हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, उसको हम याद नहीं करते हैं। बस इसमें ध्यान देना है कि इसके कल्क को, जो इन सब चीज़ों का जो कल्क होता है, बिदारी कंद के सोरस और 8 गुना गोदूध मिलाकर गौ का घृत 1 कुंभ पकावें। कहने का मतलब ये है कि जो ये हरण, आंवला, बहेड़ा वगैरह का जो कल्क बनेगा उसको बिदारी कंद के स्वरस से जो है भावना देनी है, 8 गुने गौ दूध मिलाकर भावना टाइप की देनी है। बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। फिर इस सिद्ध घृत को मात्रा अग्निबल के अनुसार सेवन करें। औषधि के पच जाने पर चावल या साठी के चावल का भात दूध घृत के साथ खाएं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि साठी का चावल किसके साथ में खाएंगे, दूध और घृत के साथ खाएंगे, जब ये औषधि पच जाए तब। और फिर उसके बाद में गर्म जल पिएंगे। बाकी ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, नीचे आ जाइए। इसमें एक कोटेशन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम भी बाद में पढ़ेंगे कंपैरिजन करके। विषम विपम भवति गात्रे गात्रमस्वत स्थिरे भवति अग्रश्य भूतानां भवति, इसको हम अभी बाद में देखेंगे। अब आ जाइए हरितक्यादि योग। हरितक्यादि योग का क्या, इसका जो बना हुआ है
वो उसको कैसे हम यूज करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। घी और मधु एवं चीनी, 3 चीज़ें मिला के इसका प्रयोग किया जाता है, घी, मधु, चीनी। और इसकी मात्रा कितनी लेंगे, 1 कड़छ या 1 तोला लेंगे प्रतिदिन। प्रतिदिन प्रातःकाल कुटी प्रवेश का विधि से इसका सेवन करेंगे। विधि कौन सी रहेगी, कुटी प्रवेश का विधि रहेगी। अच्छा, जो पहले हम श्लोक पढ़े थे उसको देख लेते हैं। ये है, विषम विभम भवति गात्रे गात्रम सोत स्त्री भवति अग्रशो भूतानाम भवति। देखिए इसका हिंदी यहाँ पे बताया गया, उसका शरीर पत्थर के समान स्थिर रहता है, प्राणी मात्र के लिए वह अग्रश हो जाता है, अर्थात उसे प्राणी पराजय नहीं कर सकते। देखिए इसके पहले भी हमने बताया है कि उसका शरीर जो है पर्वत के समान कठोर है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा और कंपेरिजन करके पढ़िएगा, यही अच्छे पढ़ने वाले का पहचान होता है। और दूसरा ये भी कोटेशन कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये भी देख लीजिए। यथा अमृणाम मृतम यथा भोगवताम सुधा तथ्यवन महर्षिणी रसायन विद्या पुरा। क्या है इसका महत्व, रसायन का महत्व, जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत और नागों के लिए सुधा है, उसी तरह प्राचीन काल में महर्षियों के लिए रसायन विधि का सेवन था। इसका महत्व देखिए कितना बताया गया है। न जराम न चा दौर्बल्यम न तो निर्धम न चा जन्म सहस्त्राणी रसायन पूरा पूरा। और भी प्राचीन काल में रसायन विधि के सेवन में तत्पर वृद्धावस्था न दुर्घटना रोगनाशक और न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हजारों वर्ष की आयु का भोग करते हैं। ये जो हमने अभी कोटेशन पढ़ी है इसको दोबारा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ना जराम ना च दौर्बल्यम ना तो निर्धनम चा जम, मतलब ये रसायन का महत्व बताया गया है और रसायन के रेफरेंस में पूछा जाता है अक्सर। मतलब क्या है, प्राचीन काल में रसायन विधि के सेवन में तत्पर महर्षिगण को ना तो वृद्धावस्था आती है, ना दुर्बलता आती है, ना रोगावस्था आती है और ना मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और हजारों वर्षों तक वो जीवित रहते हैं। मित्रों अब देखिए ये अभियाम्लकीय जो रसायन पाद था वह हमारा समाप्त हो गया है, और लास्ट में बताया गया इस अभियाम्लकीय नामक रसायन के प्रथम पाद में सिद्ध रसायन के 6 योग बताए गए हैं, जिनके सेवन से आयु की वृद्धि होती है। इस प्रकार हम रसायन अध्याय का प्रथम पाद अभियाम्लकीय को समाप्त कर लिए हैं। अब हम रसायन के द्वितीय पाद का अध्ययन करेंगे। मित्रों अब हम लोग रसायन अध्याय का द्वितीय पाद प्राणकामीय रसायन पाद का अध्ययन करेंगे। अब देखिए प्राणकामीय रसायन पाद में जो रसायन हैं उनकी व्याख्या की गई है कि उनके प्रयोग करने से क्या क्या लाभ हमको मिलते हैं, लिखा हुआ है इसमें। इसको इम्पोर्टेंट है, सम सुविविक्ता मांसा सुमांस स्थिर शरीरा सुप्रसन्न बलेन्द्रिय सर्वग्रात प्रतिहरा क्रमा केश सहास। क्या है कि उसका जो मांस है वो सुविभक्त हो जाता है, जैसे 6 पैक 7 पैक वाले लोग होते हैं उनको आप देखते होंगे फिल्मों में, उसी का मतलब है यहाँ पे। और उसका शरीर जो है स्थिर हो जाता है, बल इंद्रियां ये सब जो है प्रसन्न रहती हैं। और क्या है, केस के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है। बस इतना ही इसमें पूछा था, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं आता है। और फिर आ जाइए आम्लक घृत। आम्लक घृत का केवल यही पूछते हैं कि आम्लक घृत का वर्णन कहाँ किया गया है, तो आप क्या बताएंगे। ये है चिकित्सा स्थान के रसायन अध्याय के द्वितीय पाद में है, प्राणकामीय में। आम्लक घृत के बारे में ये चीज़ें हैं, एक एक विधि से 100 बार या 1000 बार इस घृत को सिद्ध कर, मतलब तीनों विधियों से जो ये बनाया जाता है आम्लक घृत, उसको 100 बार या 1000 बार घृत से सिद्ध करते हैं। फिर उसमें चीनी और मधु चतुर्थांश मिला के, अब देखिए इम्पोर्टेंट है, स्वर्ण के पात्र में, सोने के पात्र में या चांदी के पात्र में या घृत भावित दृढ़ पवित्र मिट्टी के पात्र में इसको रख देते हैं। फिर इस रसायन का प्रयोग जो है कुटी प्रवेश का विधि से अग्निबल के अनुसार किया जाता है। घृत मिश्रित दूध से साली चावल या साठी के चावल का भात का भोजन करें। देखिए कई जगह बताया गया है और इसको ध्यान देते रहिए। इस रसायन को लगातार 3 वर्ष तक सेवन करने से वृद्धावस्था से रहित होकर पुरुष 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अब यहाँ भी देखिए वही चीज़ें लिखी हुई हैं, बृहच क्षीरम गिरिसार सारम भवत विपुलम स्थिराचा। आम्लक अवलेह कैसे बनाया जाता है,
ये 1000 आंवले को लेते हैं और 1000 पिपली को लेते हैं। इन दोनों को तरुण पलाश के क्षार जल में डाल दें, मतलब अच्छी तरह से इसको भिगो देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, तरुण पलाश के क्षार जल में, और 6 महीने तक भूमि में रहने देते हैं। फिर 6 महीने बाद भूमि से निकालकर अग्निबल के अनुसार केवल प्रातःकाल सेवन करें। इसका केवल प्रातःकाल सेवन किया जाता है, यह इम्पोर्टेंट है। सायंकाल में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। वृद्धावस्था रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। और इसका जो सेवन करता है वो वृद्धावस्था रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। आमलक चूर्ण को नहीं पढ़ना है। अब आ जाते हैं बिडंगा उल्लेख पे। वाय विडंग का कपड़छन चूर्ण 1 आढ़क, इसको सबको मिला के घृत भावित मिट्टी के पात्र में रखकर मुख बंद कर राख की राशि में, राख की राशि से क्या मतलब है, राख का जो ढेर होता है उसकी राशि में प्राविट ऋतु आषाढ़ या श्रावण में गाड़ दें। मतलब गड्ढा खोद के उसको, जो गड्ढा खोद के करें कि राख की जो राशि है उसमें रख दिया जाता है आषाढ़ या श्रावण या प्राविट ऋतु में। और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु किसको कहते हैं हम, कार्तिक या अगहन में निकालकर अग्निबल के अनुसार सेवन करें। अब आ जाते हैं नागबला रसायन पे। नागबला रसायन में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ये कहाँ से इसका कलेक्शन किया जाता है, किस ऋतु में इसको ग्रहण करते हैं, कैसे इसका सेवन किया जाता है, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आलतू फालतू की चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है। इसका कहाँ से, जांगल देश में जहाँ पर कुश उत्पन्न होता है वहाँ से इसका नागबला का हम संग्रह करते हैं। और कब करते हैं, नागबला के मूल को माघ या फाल्गुन मास में पवित्र या समाधान अपने इष्ट देव के पूजन का मतलब ग्रहण किया जाता है। इसको नागबला को के मूल को हम ग्रहण करते हैं माघ या फाल्गुन मास में। बस इतना इम्पोर्टेंट रखिए। और इसकी मात्रा, इसके औषधि की मात्रा कितनी है, 1 कर्स लेकर दूध में घोलकर प्रातःकाल 1 बार सेवन करना है। इसकी मात्रा कितनी लेंगे, 1 कर्स लेंगे या 1 पल लेंगे और दूध में घोलकर प्रातःकाल सेवन करेंगे। देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया 19 बलादी रसायन। अब 19 बलादी रसायन कहाँ होता है, ये हमने आपको बताया ही था कि कैसे इसको करेंगे, क्या करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका अनुपान क्या है। इसका अनुपान है दूध। इसका सोरस लेकर दूध मिलाकर बल के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 19 बलादी रसायन कहाँ हैं। 19 बलादी रसायन प्राणकामीय रसायन पाद में ही आता है, द्वितीय रसायन पाद में आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ड्रग इसी में है 37। तो भल्लातक का संग्रह कब करते हैं, कैसे फल हमको लेने चाहिए, ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। पके हुए जामुन के समान पक्को जम्बू प्रकाशाने, पके हुए जामुन के समान काले वर्ण के जो भल्लातक हो उनका हमको कलेक्शन करना चाहिए। और इसको ज्येष्ठ या आषाढ़ के मास में कलेक्शन करते हैं, ज्येष्ठ या आषाढ़ यानी कि ग्रीष्म मास में। जौ की राशि में या उड़द की राशि में रख दें। जौ की राशि मतलब क्या है, ढेर। जौ के ढेर हो या फिर उड़द की ढेर हो तो उसमें इसको दबा के रख देना चाहिए। फिर 4 महीने के बाद में अगहन या पूस में उसे निकाल कर शीत स्निग्ध और मधुर रस से शरीर का संस्कार कर प्रयोग करना चाहिए। अर्थात अगहन या पूस यानी कि हेमंत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में उसको दबा के रख देंगे और हेमंत ऋतु में निकाल के उसका प्रयोग करेंगे। और इसमें भिलावे का क्रम पूछा जाता है, किस तरह से इसको प्रयोग किया था। सबसे पहले 10 भिलावे से हम शुरू करते हैं और फिर उसको एक एक भिलावा करके बढ़ाते आते हैं जब तक वो 30 ना हो जाए। फिर एक एक भिलावा कम करते हुए हम फिर उसको 10 ले आते हैं। इस तरह से 1000 भिलावे तक हम इस क्रम में बढ़ाते हैं पहले, फिर घटाते हैं। इस तरह से करते रहते हैं जब तक कि 1000 भिलावे कंप्लीट ना हो जाए। भल्ला तक छीर के पच जाने पर घृत मिश्रित दूध के साथ साली या साठी के चावल के भात का प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह से जो भल्ला तक छीर का प्रयोग करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। मित्रों,
ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, लगभग आधे घंटे की हो गई है। अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और इस वीडियो को पुनः दूसरे पार्ट में अपलोड करेंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट था और रसायन बाजीकरण ख़त्म करने के बाद में ज्वर पढ़ना है, कुष्ठ पढ़ना है, इस तरह से चिकित्सा स्थान के सभी अध्यायों को हमको अध्ययन करना है। फिर उसके बाद चरक संहिता के और भी जो इम्पोर्टेंट स्थान हैं उनका शुरू करेंगे। तो मित्रों, आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई आपको कोई बुक्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए या किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पे आप विज़िट कीजिए और उसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत आपको आती है समझ में, तो उसको हमको मैसेज करके इन्फॉर्म कीजिए। मित्रों, दोबारा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग सभी मैक्सिमम सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो की रैंकिंग बढ़ती रहे और जिससे वीडियो बनाने का कुछ लाभ हो। धन्यवाद मित्रों।